गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस नेम्ड पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो पिछले 4 वीडियो से हमारा ये जो चैप्टर है ये चल रहा है एंड इस वीडियो में ये चैप्टर हम जो है वो फिनिश करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक इसका जो है वो बड़ा हो गया है, इसलिए हम थोड़ा इसका जो रिकैप है वो फास्ट देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। सो चलिए इन टुमारोज क्लास वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर ऑफिशियल्स ऑफ राज्य सभा, ठीक है, जहाँ पर कि हमने एक्स ऑफिशियल चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा देखा था, जहाँ पर कि लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल होता है, या जिसे हम इसके दूसरे नेम है लोअर हाउस एंड हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के कॉम्पोजिशन को हमने देखा था, क्या मैक्सिमम सीट्स होती है, कितनी क्या होता है, अभी प्रेजेंट में क्या पोजीशन है, 545 है, और मैक्सिमम सीट्स कहाँ हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद में इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स के बारे में हमने बात की थी कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो दोनों हाउसेस में जो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर राज्यसभा में ये इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं और लोकसभा में जो इलेक्शंस है वो डायरेक्टली बाय पीपल होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द टेनर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो टेनर है ये 5 इयर्स का होता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसे पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, और ऐसी कंडीशन में मिड टर्म इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ था कि एमरजेंसी के कारण लोकसभा का जो टेनर है इसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, और ये हुआ था 1976-1977 में, ठीक है। पहला लोअर हाउस अप्रैल 1952 में हुआ था। अभी प्रेजेंट में 17th लोकसभा जो है वो चल रही है। इसके बाद में ऑफिशियल्स की बात करेंगे। तो ऑफिशियल्स के अंदर लोकसभा के अंदर 2 ऑफिशियल्स होते हैं, लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, जो दोनों लोकसभा से ही होते हैं, जो एमपीज इलेक्ट होकर आते हैं उनमें से ही होते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ स्पीकर की। तो जो स्पीकर के फंक्शंस होते हैं उन सब जो फंक्शंस है उन्हीं को ही ऑपरेट किया जाता है थ्रू बाय द डेप्यूटी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। फाइन, तो ये कल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है, मींस पार्लियामेंट जो मेन है उसका काम क्या होगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये दोनों पार्लियामेंट के हिस्से होते हैं, और उसके अंदर लेजिस्लेचर का काम होता है रूल्स मेकिंग करना, कानून को बनाना, और उसके बाद उनका एग्जीक्यूशन जो होता है वो किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो नियम बनाने का जो प्रोसेस है कि कैसे एक लेजिस्लेशन जो है वो रूल्स फ्रेम करता है, लॉ बनाता है उसके लिए। तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करती है, जिसका मेन फंक्शन होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है मेकिंग ऑफ लॉज। By the 7th schedule of the Constitution, the powers have been divided between the center and the state through the 3 lists। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि 3 लिस्ट्स के थ्रू यहाँ पर जो है वो पावर्स डिवाइडेड है इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये 3 जो लिस्ट है ये है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर जो कानून, यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का पावर यूनियन लिस्ट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैंने डिस्क्राइब भी किया है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये चीज़ यहाँ कॉमन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या जो यूनियन गवर्नमेंट होगी ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है।
और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकती है। बट चूंकि हम यहाँ पर पार्लियामेंट देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम स्टेट की बात नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न होने की संभावना है। तो हम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने का राइट होता है। इसके अलावा कुछ रेसिडरी कंडीशंस में पार्लियामेंट के पास में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बनाने का अधिकार होता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो फ्रेम लॉज यूजिंग इट्स रेसिडरी पावर्स ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर ये क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। अब यहाँ पर बात करेंगे लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले, जैसे कि आपको पहले से भी मालूम होगा कि एक प्रपोज़ल पेश किया जाता है, वो प्रपोज़ल कहलाता है बिल, और उसके बाद ये प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने लिखा है यहाँ पर, यह हम देख रहे हैं कि द प्रपोजल फॉर अ न्यू लॉ इज कॉल्ड अ बिल, जैसे कि हमने अभी बात की थी। इट कैन प्रेजेंटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई से भी हाउस में ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, बट इट शुड बी ओनली द ऑर्डिनरी बिल। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो बिल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बिल 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल या जिसे हम फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं, और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन होगी कि ये कोई से भी हाउस में रखा जा सकता है, ये ऑर्डिनरी बिल्स के लिए है। ठीक है, मनी बिल की बात हम आगे करेंगे। तीनों तरह के बिल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इफ द बिल इज प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट बिल, व्हाइल व्हेन अ बिल इज प्रपोज्ड बाय अ नॉन मिनिस्टर इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट बिल। देखिए, ये लाइन आपने 10th में नहीं पढ़ी थी, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि कोई भी बिल जो कि किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी रूलिंग पार्टी के किसी एमपी के द्वारा किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ने कोई बिल प्रपोज किया है तो उस कंडीशन में वो बिल प्राइवेट बिल कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो मीटिंग है, इसके अंदर जो आपको एक प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है जो कि कहलाती है 3 डिबेट प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बाद ही कोई भी बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो पाता है। इन 3 डिबेट्स के बाद दोनों हाउसेज में 3 डिबेट्स होती है, पहले एक हाउस में फिर दूसरे हाउस में। जैसे कि पहले अगर राज्यसभा में पुट किया गया है तो पहले राज्यसभा में ये तीनों डिबेट्स होंगी। आफ्टर दैट इसको लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर लोकसभा में वही डिबेट्स होंगी, फिर वहाँ से इनको पास होना होगा। और अगर पहले लोकसभा में भेजा जाता है तो यही प्रोसेस पहले लोकसभा में और फिर उसके बाद राज्यसभा में होगी। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे काफ़ी लंबा था, यहाँ पर मैंने आपको उसको स्टेप्स में लिखा है ताकि आपको ईजी होगा इसे लर्न करने के लिए भी। सो पहला जो स्टेप है वो है सीक्स द परमिशन टू प्रेजेंट द बिल इन द हाउस। ये सबसे पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट से परमिशन यहाँ पर लेना होता है कि साहब मैं एक बिल बिल प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में हाउस के जो स्पीकर हैं उनसे और प्रेसिडेंट से ये परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, बिल को हाउस में रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस, इसके बाद में वो इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद में सेकंड डिबेट होती है जहाँ पर कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, और ये कमेटी क्या करती है, बेसिकली कुछ पार्लियामेंट्री मेंबर्स के ही कुछ जो नंबर्स हैं उनके द्वारा ये बनाई जाती हैं, और ये इसे इन्वेस्टिगेट करती है इस बिल को कि हर तरह से ये कैसी है, इसके हर जो फेज़ है, हर स्टेप है उसको देखा जाता है, और उसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि क्या वास्तव में ये देश के लिए, कंट्री के लिए, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो एक कमेटी के द्वारा इसको चेकड आउट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद every section of the bill is discussed here, then it present its report in the house। इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर जो है
इसको डिस्कस किया जाता है हर सेक्शन को, और उसके बाद ये अपनी एक रिपोर्ट हाउस को पेश करती है। इसके बाद में यहाँ पर वोटिंग होती है, जो कि इसका थर्ड फेज़ यहाँ पर कहलाता है। वोटिंग इज़ डन आफ्टर अ जनरल डिस्कशन इन द थर्ड डिबेट। तो जो थर्ड डिबेट होगी वो होगी आपका वोटिंग, ठीक है। तो एक बार वापस मैं आपको बता दूं, फर्स्ट डिबेट का मतलब है परमिशन लेना और बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करना। सेकंड डिबेट का मतलब है एक कमेटी का सिलेक्शन होना और उसके द्वारा इसकी सारी जांच करना, इसके हर सेक्शन को जांच करना। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है वो है इसका वोटिंग। जो इसकी थर्ड डिबेट होगी वो होगी वोटिंग। वोटिंग में अगर ये पास हो जाता है तो पास होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये पास हो जाता है तो फिर इसको भेज दिया जाता है अगले हाउस में। सो इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द हाउस एंड आर वोटिंग फॉर द बिल इन फेवर ऑफ इट, द बिल इज़ कंसिडर्ड टू बी पास्ड फ्रॉम दैट हाउस। अगर वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से इसे पास कर दिया जाता है, अगर 2/3 मेजॉरिटी से ये ओके हो जाता है तो इसे पास मान लिया जाता है और फिर इसे नेक्स्ट हाउस को भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में बिल जो है वो सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद में अगेन अगर वो चाहे तो इसके लिए एक कमेटी डिसाइड कर सकते हैं। वो कमेटी इसे इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो उसकी रिपोर्ट उस हाउस को पेश करेगी। उसके बाद उसके हर सेक्शन पर यहाँ पर जो है वो विचार किया जाएगा। इसके बाद अगेन वहाँ पर वोटिंग होगी और फिर वोटिंग में अगर वो वहाँ पर पास हो जाता है, अगर वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये पास हो जाता है तो उस कंडीशन में अगेन इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट। फाइन। So when the bill is passed in the house, it is sent to the other house to be passed. All the 3 debates are held again on the bill, and if the second house is also passes the bill, then it is presented before the president to be signed. इसको प्रेसिडेंट के पास में साइन करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद में एक कंडीशन और आती है, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर देखिए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे कि कोई भी बिल पहले हाउस में रखा गया, वहाँ से इसके 3 डिबेट्स के बाद ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया तो ये दूसरे हाउस में चला जाएगा। दूसरे हाउस में जाने के बाद अगेन द प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय द सेम, वहाँ पर यही प्रोसेस फॉलो की जाएगी। आफ्टर दैट वहाँ पर उस प्रोसेस में अगर ये पास हो जाता है तो उस कंडीशन में ये प्रेसिडेंट को जाएगा। प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शन होते हैं सिग्नेचर करने के लिए कि या तो वो इसे पहली बार में ही साइन कर दे तो ये बिल बन जाएगा, तो सॉरी ये लॉ बन जाएगा, जो बिल है ये लॉ बन जाएगा। इसके अलावा वो इसे क्या कर सकता है, वापस रिकन्सिडरेशन के लिए उस हाउस को भेज सकता है। तो उस कंडीशन में वो वहाँ से अगर अनचेंजेबल अगर वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो उस पर सिग्नेचर कर सकता है। और जो थर्ड थिंग है वो ये, जो कि बेसिकली पॉकेट वीटो इसे कहा जाता है, कि वो इस पर बिना साइन किए अपने पास रख सकता है अपने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिट जो है वो गिवन नहीं है कि वो इसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसको वापस वो भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो देयर इज़ नो एनी लिमिट ऑफ द टाइम टू सिग्नेचर ऑन एनी बिल बाय द प्रेसिडेंट। फाइन। बट ये तीसरी कंडीशन यहाँ पर है। पहली चीज़ तो ये कि इजीली वहाँ पर जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक हाउस में, मान लीजिए लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, वहाँ से पास हो गया और आफ्टर दैट राज्यसभा में आया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, या राज्यसभा में गया और लोकसभा में पास नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो इसे क्या कर सकता है, इन कोई भी बिल जो कि अगर उसे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो उस कंडीशन में वो दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बुला सकता है। ये पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन वहाँ बुला सकता है। जॉइंट सेशन में प्रेसिडेंट जो भी लोग हैं उनके बीच में वापस वो बिल वहाँ डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट सेक्शन से अगर वहाँ पर पास हो जाता है तो उस कंडीशन में वो बिल वापस जो है पास मान लिया जाएगा। तो बेसिकली कोई इम्पॉर्टेंट बिल जो कि किसी भी हाउस के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो उस
इम्पॉर्टेंट रूल्स को वापस से लाने के लिए ये जॉइंट सेशन यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट. So, joint session of both the houses is held if the differences generated between the houses. Houses के बीच में यहाँ पर क्या differences होंगे कि कोई एक house तो उसके लिए agree है और दूसरा house उसके लिए agree नहीं है. According to Article 108, the President has a right to invite a joint session of both the house to decide upon the bill. The joint session is presided by the Speaker of the Lok Sabha. इस तरह का जो joint session वहाँ पर होगा इसको preside कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा. जो भी डिसीजन होगा वो वही मेजॉरिटी ऑफ वोट से होगा, जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट हैं उनके बीच से. सो फार ओनली 3 बिल्स हैव बीन पास्ड बाय द जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस. अभी तक इस तरह से जॉइंट सेशन से केवल जो है अभी तक के पूरे भारत के इतिहास में केवल 3 बिल ऐसे हैं जो कि जॉइंट सेशन से पास हुए हैं, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल प्रोसेस से. इसके बाद में है परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन अ बिल. आर्टिकल 111 इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, जो कि मैंने अभी पहले इससे पहले मैंने आपको बता दिया. तो प्रेसिडेंट को 3 पावर्स होती हैं. कौन सी है? तो वो साइन कर दे, रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे, या फिर उसे अपनी पॉकेट में रख ले. ठीक है. सो बाय फ्रेमिंग लॉज द पार्लियामेंट अधेयर्स टू इट्स ड्यूटीज towards the citizens of the nation and fulfills the social and economic needs of the country. तो ये कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है या पार्लियामेंट होती है ये अपनी ड्यूटीज़ जो है वो फुलफिल करती है सोसाइटी और अपने नेशन के लिए. इन इंडिया द राइट टू फ्रेम लॉज फॉर द मुस्लिम्स पीपल ऑफ द कंट्री इज़ नॉट विद द पार्लियामेंट. लेकिन एक स्पेशल यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि भारत में मुस्लिम पीपल्स के लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है. दिस कम्युनिटी हैज़ स्पेशल राइट्स टू हैव द ओन पर्सनल लॉ बोर्ड. इनके अपने कुछ नियम होते हैं, इनके लॉ बोर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं. हु विल डिसाइड द रूल्स टू लीड देयर सोशल लाइफ, जो कि उनकी सोशल लाइफ के लिए लॉ बनाते हैं. ठीक है. इसके बाद में बात करेंगे मनी बिल की. तो मनी बिल को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ बिकॉज़ ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और वीडियो का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है और प्राइवेट बिल भी हो सकता है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट बिल वो होता है जो कि रूलिंग पार्टी के किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज किया जाए तो वो गवर्नमेंट बिल होगा, और किसी अपोजिशन पार्टी के द्वारा, अपोजिशन पार्टी के कोई भी एमपी के द्वारा अगर उसे प्रपोज किया जाता है तो वो प्राइवेट बिल होगा. लेकिन जो मनी बिल होता है ये हर हालत में गवर्नमेंट बिल ही होता है, बिकॉज इसको रूलिंग पार्टी के द्वारा ही प्रपोज किया जाता है और इसके लिए पहले प्रेसिडेंट से आपको परमिशन लेनी होती है. वन मोर थिंग रिगार्डिंग विद मनी बिल कि ये मनी बिल जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है. ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंट ईदर इन लोकसभा और राज्यसभा, बट द मनी बिल ओनली कैन बी प्रेजेंट इन लोकसभा. लोकसभा में वही इसकी 3 डिबेट्स होंगी, प्रोसेस होंगी. वहाँ से जब ये पास हो जाएगा आफ्टर दैट इट विल बी सेंड टू द राज्यसभा जस्ट फॉर 14 डेज. वहाँ 14 डेज के लिए इसे भेजा जाएगा फॉर द कंसिडरेशन कि वो इस पर ओके कर दे. राज्यसभा यहाँ पर बाउंड है कि वो इस पर कोई भी तरह का जो है नेगेटिव एक्शन नहीं ले सकती. उसे 14 डेज में इसे पास करना ही होगा. अगर 14 डेज में वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, उस हाउस से इसे पास मान लिया जाता है. इवन द प्रेसिडेंट ऑल्सो बाउंड कि वो इस पर सिग्नेचर करेगा. यहाँ पर मनी बिल के रिगार्डिंग उसकी जो 3 पावर्स हैं वो यहाँ पर काम नहीं करती हैं. यहाँ पर प्रेसिडेंट को पहली बार में इस पर साइन करना पड़ेगा अगर लोकसभा से ये पास हो जाता है, और 14 डेज में राज्यसभा इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है. तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये हम कह सकते हैं कि ये मोनोपोली है लोकसभा की, कि यहाँ पर सारी की सारी पावर जो है वो लोकसभा के रिगार्डिंग होती है. इसके पीछे
रीज़न क्या है, जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन उठता है, सब ऐसा क्यों होता है क्योंकि मनी बिल पर राज्यसभा का पावर नहीं होता। तो वो इसलिए चूँकि मनी बिल का मतलब है फाइनेंशियल बिल, और फाइनेंशियल बिल का मतलब कि भारत में जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो पैसा आएगा, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो ऑब्वियसली हाउस ऑफ जो पीपल है वो लोकसभा है, लोगों का पैसा है, लोगों के द्वारा टैक्स दिया गया है, तो लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करने का पावर केवल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स के पास होना चाहिए। इस वजह से ये पावर सिर्फ लोकसभा को होती है। राज्यसभा चूँकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, दैट्स वाई उन्हें ये राइट नहीं है, केवल उनको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पर वो आपका जो बेसिकली तीसरे तरह का जो प्रोसेस है। कौन सा? मैंने आपको 3 बिल्स को बताया था, पहले ऑर्डिनरी बिल, फिर मनी बिल, और फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारे तीसरे टाइप के जो बिल हैं वो कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ कैसे होता है। सो इन इंडिया द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये कंडीशन उसी वक्त यहाँ पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी, तो उसी वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का प्रोविज़न रखना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज इन फ्यूचर हो सकता है कि जो सर्कमस्टेंसेस उस वक्त थी उनमें चेंजेस आए। तो इसलिए ये फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पर जो है वो छोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, और उन्होंने एक प्रोविज़न रखा कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं एज पर द सिचुएशन रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, तो आर्टिकल 368 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेड बाय 2 मेथड्स। यहाँ पर 2 तरह से इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। जो पहला तरीका है वो ये, द चेंजेस इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस आर मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हु आर वोटिंग। अब यहाँ पर ये क्या करें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन जो है, इसमें अधिकांश सेक्शंस ऐसे हैं जिनको कि 2/3 मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर उनके ऊपर कोई भी डाउट्स अगर हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि साहब इनमें चेंजेस होना चाहिए, तो उस कंडीशन में दोनों हाउसेस के जो 2/3 मेजॉरिटी है उसकी वोटिंग यहाँ करवाकर और इनको चेंजेस किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस में, ज़्यादातर यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम हैं उनमें अधिकांश नियम ऐसे हैं जिनको कि 2/3 मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। बट कुछ ऐसे मामले हैं, द बिल ऑफ एनी सच अमेंडमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट इटसेल्फ। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बाकी जो बचे हुए जो सेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें कौन कौन से सेक्शंस में दूसरी कंडीशन लागू होती है। तो पहला ये है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो कि पार्लियामेंट के खुद से रिगार्डिंग हो, और अमेंडमेंट the bill of any such amendment which is related to the parliament itself or amendment in article 308। अगर आर्टिकल 308 में अगर कोई चेंज करना है तो, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर अगर कोई सेक्शन में चेंजेस करना है तो उस कंडीशन में, एंड चेंजेस इन द लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ द स्टेट, और साथ ही स्टेट के जो लेजिस्लेचर पावर है, हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो स्टेट असेंबली के अंदर जो उनके लेजिस्लेचर पावर्स हैं उनमें अगर कोई चेंजेस करना है तो उस कंडीशन में देन फॉर द बिल ऑफ सच अमेंडमेंट अलोंग विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होगी? पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही एटलीस्ट हाफ स्टेट्स की इसमें परमिशन होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स शुड गिव इट्स देयर रेटिफिकेशन। यहाँ पर उन सभी स्टेट्स के द्वारा भी इसे रेटिफाई किया जाना चाहिए, तभी जाकर अमेंडमेंट होगा। तो मैं आपको एक बार वापस से इसे समझा देता हूँ कि होगा क्या। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं उनको तो सीधे 2/3 मेजॉरिटी से क्लियर किया जा सकता है, ठीक है, उनमें चेंजेस किया जा सकता है। बट
इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसे स्पेशल जो यहाँ केसेस है जो कि यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में चेंजेस करना हो, आर्टिकल 308 में चेंजेस करना हो, स्टेट की लेजिस्लेचर पावर्स में चेंजेस करना हो, तो उस कंडीशन में स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड है और साथ ही एटलीस्ट आधे स्टेट्स जो हैं वो इसके लिए परमिशन देने चाहिए। उस कंडीशन में ही क्या होगा, उनमें जो अमेंडमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। Constitutional amendment bill can be presented in any of the house of the parliament, but it is essential that it should be passed by both the houses separately and there is no provision of joint session in it. Important चीज़, Constitutional amendment bill दोनों हाउसेस में से कोई से हाउस में भी रखे जा सकते हैं और ये दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होने चाहिए और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई भी जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता है, यानी जॉइंट सेशन कैन बी arranged by the president only regarding the ordinary bills. Fine. चलिए, इसके बाद बात करेंगे आफ्टर पासिंग बाय बोथ द हाउसेज द प्रेसिडेंट कैन नॉट डेनी टू गिव हिज कंसेंट ऑन दिस बिल। अगर ये दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, ठीक है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट फिर इसके ऊपर कोई इसमें मनाही नहीं करेगा, वो टांग नहीं अड़ा सकता, उसे इस पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे। सो लोकसभा हैज़ अ सुप्रीम पावर ओवर राज्यसभा इन द मैटर ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में स्पेशल पावर्स लोकसभा के पास नहीं है, क्योंकि दोनों हाउसेज से सेपरेटली ये पास होना चाहिए। अगर एक हाउस से भी पास ये नहीं होगा तो उस कंडीशन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मनी बिल के रिगार्डिंग तो ऑब्वियसली सुप्रीम पावर जो है इनके पास होती है, राज्यसभा को केवल 14 डेज़ के लिए भेजा जाता है, जबकि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उन ऑर्डिनरी बिल्स में भी इसके पास में पावर होती है, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है वो प्रेसिडेंट पर प्रेशर बनाकर इसके लिए जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकती है और जॉइंट सेशन के अंदर वो अपना बिल पास करवा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है इसके पास ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा से ज़्यादा पावर्स होती हैं। इसके बाद बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उस पर भी इसका कंट्रोल होता है, जो आपका लेजिस्लेचर होता है उसका कैसे होता है। द इंडियन पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय द डिफरेंट मेथड। यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले प्रोसेस, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है। ऑल द एमपीज आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट the ruling party in which the president and all the council of ministers consist are the part of executive। ये सब एग्जीक्यूटिव है। तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे कर सकती है, एग्जीक्यूटिव के काम वगैरह को कैसे क्रिटिसाइज कर सकती है, बाय द क्वेश्चन आर, 0R, कॉल अटेंशन रेजोल्यूशन एंड एडजॉर्नमेंट मोशन। ये सारे मोशंस के द्वारा या उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछकर उनको जो है वो कंट्रोल यहाँ पर कर सकती है लेजिस्लेचर। ठीक है। इसके बाद द सुप्रीम पावर ऑफ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इज गिवन टू द लोकसभा एंड दिस पावर इज कॉल्ड द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस। इंपॉर्टेंट बात, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस पावर इज गिवन टू लोकसभा। लोकसभा को ये पावर है कि वो चाहे तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकती है बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। अब जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट्स द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इन द हाउस एंड रिक्वेस्ट द मेंबर टू वोट इन इट्स फेवर। ये हर जगह होता है। आपके अटल जी की गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि एक सीट से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। जब कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में वो अपना कॉन्फिडेंस शो करती हैं। अभी मोदी जी के सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके पास में अपनी जो है वो मेजॉरिटी है, मींस जो गवर्नमेंट है वो कॉन्फिडेंस में है। ज़्यादातर कोalition गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर जोड़ तोड़ से गवर्नमेंट बनाई जाती है। उस कंडीशन में कुछ लोग अपना
सपोर्ट जो है पार्टी से वापस ले लेते हैं और पार्टी से वो सपोर्ट वापस लेने के कारण ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो खतरे में आ जाती है और इस कंडीशन में ओपोजिशन पार्टी के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन अप्लाई कर दिया जाता है। तो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाएगा, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी ब्रॉट बाय द ओपोजिशन पार्टी टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है और साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। होपफुली ये जो सेशन है ये आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से जा रही हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे ये पर्सनली आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स। फाइन, सो थैंक यू। अगले वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली हिंदी का एक चैप्टर लेकर प्रेजेंट होंगे, तो प्लीज़ कीप इन टच। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।